उतनी और बढ़ जाती है, इजाफा हो जाता है। और आखिर में इसको भुगतता कौन है? जो फ्लैट लेगा, जो मकान लेगा, जो प्लॉट लेगा, आखिर में ये पैसा उसको देना पड़ता है। और यही नहीं, मैंने एक छोटा सा आंकलन और भी किया। पिछले 5 साल पहले 18-19 में, 11 साल पहले भी नहीं गया, मैंने इनके कलेक्टर रेट का डेटा निकाला और उसे अब जो 24 अभी 25-26 में जो कलेक्टर रेट लगाए गए हैं उससे कंपेयर करने की कोशिश की, तो ये पाया, और ये 100% मैं नहीं अभी किया है, पर लगभग 10-10, 12-12 सैंपल पिकअप किए अलग अलग शहरों के। ये 8 शहरों के सैंपल आपको भेज रहा हूं। 250-250% पिछले 5 साल में कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए। तो 5 साल में हरियाणा में 250% प्रॉपर्टी बढ़ गई। मैं आपको 2 या 3 पढ़कर बताता हूं। गुड़गांव को ले लीजिए, ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल सेक्टर, 18-19 में कलेक्टर रेट था 3,600 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब कलेक्टर रेट जो उन्होंने वेबसाइट पर लगाया है, हो सकता उससे भी ज्यादा हो, वो है 9,500 रुपया पर स्क्वायर फीट। यानी कितनी बढ़ोतरी हुई? 250% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। इन्होंने तो मंदिरों को भी नहीं बख्शा। कहते तो हैं हम धर्म का आदर करते हैं। रिलीजियस प्लेसेस यानी मंदिर के लिए जो जमीन अलॉट होती थी 18-19 में, उसकी कीमत थी 11,300 रुपया गज। अब कलेक्टर रेट कर दिया है 19,800 रुपया गज, यानी 70% तो वो भी बढ़ा दी। तो ना मंदिर को बख्शा, ना छोटे प्लॉट वाले को बख्शा, ना मकान वाले को बख्शा, ना फ्लैट वाले को बख्शा। और ये लगभग कहानी यही है। मैं एक और शहर का आपको उदाहरण देता हूं, वो फरीदाबाद। नचोली एक गांव है जो अब आबादी में आ गया है, जो वहां के रहने वाले साथी वो जानते हैं। वहां कलेक्टर रेट 18-19 में था 6,000 रुपया गज, आज है 14,000 रुपया गज, अब बढ़ाकर कर दिया। डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में लोग प्लॉट ले लेते थे, बहुत पुराना कटा हुआ, सबसे पुराना है, हमने भी बाद में बनाया था। वहां 18-19 में कलेक्टर रेट था 10,000 रुपया गज, इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 22,000 रुपया गज, 120% बढ़ोतरी। पिछले नचोली में थी 130%। भसकोला एक और गांव है जहां छोटे छोटे मजदूर या दूसरे मध्यम वर्गीय साथी या कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी मकान बना लेते। वहां भसकोला में रेजिडेंशियल रेट था 6,000 रुपया गज 18-19 में, अब हो गया 12,500 रुपया गज, यानी 110% का इजाफा 5 साल में। एक और छोटा सा गांव है भूपानी, फरीदाबाद में, वहां 18-19 में कलेक्टर रेट था 6500 रुपया गज, अब हो गए 14,000 रुपया गज, यानी 110% का इजाफा। मेहवतपुर, हो सकता मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, 6,000 रुपया गज 18-19 में था, अब हो गया 12,500 रुपया गज, 110%। और ये मैं लिस्ट आपको भेज रहा हूं। अब फरीदाबाद भी छोड़ दीजिए, एक करनाल का सैंपल बताता हूं। मॉडल टाउन तो खट्टर साहब खुद रहते थे वहां, उसके साथ ही, और शायद अभी भी उसके आसपास ही रहते। मॉडल टाउन में 18-19 में कलेक्टर रेट था 23,000 रुपया गज करनाल में, अब हो गया 55,000 रुपया गज, 240% का इजाफा। सुभाष कॉलोनी एक साधारण हमारे पाकिस्तान से जो पंजाबी भाई आए उनकी कॉलोनी, मैंने सोचा शायद उसको तो बख्श देंगे सैनी साहब। 20,000 रुपया गज था 18-19 में करनाल की सुभाष कॉलोनी में, अब हो गया 38,000 रुपया गज, 90% से ज्यादा का इजाफा। एक शहर और बताकर फिर मैं बंद कर दूंगा क्योंकि आपका समय नहीं लेना चाहता। अंबाला में मैं देख रहा था, मॉडल टाउन अंबाला सिटी सबसे पुराना है, हम तो बच्चे हैं जब से जाते थे। वहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कलेक्टर रेट 18-19 में था 7,500 रुपया, अब हो गया 38,500, यानी लगभग 500% का इजाफा। बैठक सोसाइटी है वहां एक रेजिडेंशियल, वहां 13,000 रुपया था 18-19 में, अब हो गया 42,000 रुपया, 310% इजाफा। यही बाकी कॉलोनीज की कहानी है।
और अगर आप और थोड़े छोटे शहरों पे जाए, हिसार का मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, भेज रहा हूं, 100% का इजाफा है। पंचकुला का एक पूरा मुझे डेटा मिला नहीं, पर जो मिला मैं कुछ गांव का भेज रहा हूं। कैथल और जींद का आपको भेज रहा हूं, पानीपत का आपको भेज रहा हूं। काफी है, आप चार्ट देख लेंगे तो वही 100%, 90%, 80%, 150%, ये औसत है पिछले 5 साल की। साथियों, मेरा आपसे और आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पाठकों से इतना ही कहना है, हम मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी और भाजपा सरकार से 10 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, भाजपा सरकार कलेक्टर रेट में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर हरियाणा के नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, आम शहरी पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? अगर सैनी साहब कहिए 5,000 करोड़ नहीं है तो कृपया आगे आए और बताएं वो कितने हजार करोड़ है, क्योंकि मैंने ही दिखा दिया आपको 14,000 से 16,555 करोड़, तो लगभग 2,600 करोड़ तो वो लगाने ही वाले थे, और ये 20% वही मान रहे हैं कि इजाफा और हुआ। क्या ये सही नहीं कि हाल में बिजली दरों में भी 5,000 करोड़ बढ़ाए थे? मैंने जो रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आपको दिखाई थी यहीं पर इसी मंथ से, तो 5,000 करोड़ बिजली के बढ़ा दिए, 5,000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी के बढ़ा दिए। भैया हरियाणा के लोग कहां जाएं? दूसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि कल उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वो ये शाम को, और उसमें बड़े आंकड़ों की हेराफेरी की कोशिश की, और उसमें ये कहा कि जो बढ़ोतरी है वो 10-15% से 50% तक की है। ये चार्ट उसके पन्ने 2 पर मैं पढ़ रहा हूं, ये था। तो अगर आप यही सही मान लो तो औसत 25% हो गई ना, 10 से 50% की औसत 25 मान लो, वैसे 30 हो जाएगी पर 25 ही मान लो आप। तो अगर 16,555 करोड़ आप कमाने वाले थे स्टैंप ड्यूटी से, और आपने 25% औसतन इजाफा उसमें कर दिया, तो वो राशि ही 4,139 करोड़ बनती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 5,000 करोड़ का बोझ है। तो ये बोझ क्यों? तीसरा सवाल, ये तो सीधा अपना अग्रवालों वाला हिसाब है बंसल साहब। क्या भाजपा सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति की पहली लाइन में यह नहीं स्वीकार लिया कि कलेक्टर रेट 1 साल में 1 बार बढ़ाए जाएंगे? तो मैं पूछ रहा हूं फिर 8 महीने में 2 बार क्यों बढ़ा दिए भैया? एक 1 दिसंबर 2024 से, एक 1 अगस्त 2025 से। तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति की तो पहली लाइन ही झूठी है। चौथा सवाल, क्या हाल में ही नायब सैनी सरकार ने बजरी, रेती और रोड़ी के दाम नहीं बढ़ाए? रॉयल्टी में 100, 200, 200, 300, 300% इजाफा नहीं किया? क्या सीमेंट, स्टील और ईंट के दाम भाजपा की केंद्र और हरियाणा की सरकारों में पिछले 5 साल में 200% से 300% नहीं बढ़ गए? क्या बार बार इनके ऊपर कलेक्टर रेट बढ़ाकर नायब सैनी सरकार और भाजपा आम शहरी व्यक्ति का अपने घर का खुद मालिक बनने के सपने को नहीं तोड़ रही? पांचवां सवाल, मैंने आपको ये सारा चार्ट अभी दिखाया, ये रहा। तो क्या भाजपा सरकार 5 साल में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी का आकलन करे तो ये 50% से लेकर 250% तक आता है, 300% तक भी आता है। तो क्या बार बार कलेक्टर रेट बढ़ाकर और 2 गुना, 1.5 गुना, 50%, 90%, 300% रेट बढ़ाकर आप साधारण व्यक्ति के घर के मालिक बनने के सपने को चकनाचूर नहीं कर रहे? अगला सवाल, भाजपा सरकार ने इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कह दिया कि रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के किसान रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज अखबार में आपने सबने छापा भी। क्या भाजपा सरकार द्वारा यह कहना अपने आप में बेतुका नहीं कि कलेक्टर रेट किसानों की मांग पर बढ़ाए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने
एक नहीं, दो नहीं, 12 बार से अधिक ये निर्णय करके नहीं कहा कि कलेक्टर रेट किसान की जमीन की अधिग्रहण की कीमत के आंकलन का आधार ही नहीं हो सकता। तो भैया जब मेरी जमीन की अधिग्रहण हुई जमीन की वैल्यू आंकने का आधार ही कलेक्टर रेट नहीं हो सकता, तो क्यों हमें मंडकर लोगों पर बोझ डाल रहे हो? और वो कौन सी जमीन है 40-40, 50-50 साल पुराने बसे शहरों में किसान की जो अब आप एक्वायर कर रहे हो? क्योंकि आप तो गरीबों की बस्तियों, मध्यम वर्ग की बस्तियों, पाकिस्तान से आए हमारे पंजाबी भाई, हमारे अग्रवाल भाई, छोटे छोटे दुकानदार साथी, उन पर ये बोझ डाल रहे। वहां कौन सी खेती की जमीन है ही नहीं। अगला सवाल, 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि हर बार जब आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं तो प्रदेश में महंगाई और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एंड महंगाई दोनों बढ़ते हैं साथ साथ? क्योंकि जब हर बार कलेक्टर रेट बढ़ता है तो बिल्डर प्लॉट की कीमत बढ़ाता है, बिल्डर जो है वो फ्लैट की कीमत बढ़ाता है, बिल्डर मकान की कीमत बढ़ाता है। और क्या कलेक्टर रेट बढ़ाने का आखिरी बोझ केवल और केवल कंज्यूमर यानी साधारण शहरी पर नहीं पड़ता? 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि 11 वर्षों में भाजपा ने पंचकुला से लेकर और गुड़गांव तक, सरसा से लेकर और नारनौल तक हरियाणा के शहरों और कस्बों को कूड़ेदान और फ्लोटिंग सिटी में बदल दिया है? क्या हरियाणा में चारों ओर आवारा जानवर, सड़कों में गड्ढे, कूड़ा करकट के बदबूदार ढेर, चौतरफा फैला सीवरेज और पानी में तैरती सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ? आप हर रोज दिखाते। जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है और सरकार इसमें फेल हो गई है तो कलेक्टर रेट क्यों बढ़ा रहे हो? पहले सुविधाएं दीजिए फिर सोचिए। 9वां सवाल, क्या नायब सैनी सरकार यह बताएगी कि बार बार कलेक्टर रेट बढ़ाने का आधार क्या है, तर्क क्या है, मापदंड क्या है? मैंने कोशिश की है जानने की कि बाकी हिंदुस्तान में क्या होता है, तो हमारे पड़ोसी प्रांत सबसे पहले पंजाब में ही देखा। उन्होंने बाकायदा अपने स्टैंप रूल्स को अमेंड कर दिया और वहां रूल 3A ऐड किया। उसमें एक कमेटी बनाई 9 अधिकारियों की और लगभग 22 मापदंड और तर्क बनाए कि ये कमेटी इन तर्कों और मापदंडों पर आकलन करेगी और तब रेट बढ़ाने का निर्णय करेगी। मैंने दिल्ली में देखने की कोशिश की, वहां भी यही है। जब सब प्रांतों ने ये कानून, तर्क, मापदंड, आधार बना रखा है तो तर्क विहीन तरीके से केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए नायब सैनी जी कलेक्टर रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? और 10वां और आखिरी सवाल, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि क्या कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी दीनदयाल आवास योजना और कॉलोनियां काट रहे भाजपाइयों को पैसा कमवाने का साधन है? क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ते ही उनके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमतें भी 20%, 30%, 40% अपने आप बढ़ जाएंगी और वो पैसा कमाकर चांदी कूटेंगे। तो सैनी साहब को ये बढ़ोतरी फौरन वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोक विरोधी है, जन विरोधी है। और सरकार का ये कहना कि वो गरीबों के हक में काम कर रहे हैं, असल में वो साधारण व्यक्ति का अपने मकान का मालिक बनने का, जिंदगी में एक बार उस सपने को धराशाही कर रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में इसके लिए श्रीमान नायब सैनी का नाम लिखा जाएगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। ये कागजात मैं आपको भेज रहा हूं। केवल अगर बयानबाजी से काम चल सकता तो एक अलग बात थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक बहुत ही साधारण गरीब कॉलोनी है। गुड़गांव तो वैसे सारा महंगा है, चप्पा चप्पा 1-1 इंच। मैं इसलिए उसका नाम लिख दिया।
महावीरपुरा, वो भी छोड़ दीजिए और नीचे आ जाइए। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स जो हैं सेक्टर 104 से 115, वो सबसे साधारण नौकरी पेशा क्लास सी क्लास बी का एम्प्लॉय लेने लग रहा है गुड़गांव में, जो उधर सेटल होना चाहता है, जो दक्षिणी हरियाणा या गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद का। 104 से 115 बिल्कुल आखिर वाले सेक्टर है। वहां लाइसेंस कॉलोनी में फ्लैट का रेट था 2018-19 में 3000, वो अब 4200 हो गया। हुड्डा में अगर कोई फ्लोर लेना चाहे रेट था 5500, वो 7800 हो गया। महावीरपुरा एक पुरानी कॉलोनी है, बहुत गरीब बसी हुई साधारण लोगों की, 30,000 था, वो 44,100 हो गया। मेरा ये कहना है कि आप इस प्रकार से 50%, 60%, 70%, 100%, 200%, 300% पिछले 5 साल में जो आप रेट बढ़ा रहे हैं, आखिर में ये इन घरों को और अपना घर लेने के सपने को आम जनमानस से दूर कर रहा है। और पैसा कमाना, राजस्व कमाना एक बात है, पर लोगों, अगर सरकार वसूली गैंग बन जाए, एक तरफ तो माफिया है वो वसूली करता है, पर यहां तो सरकार जो है लीगली सैंक्शन लूट थ्रू स्टैंप ड्यूटी, वो एक अधिकृत लूट कर रहे हैं, वसूली गैंग बन गई। क्या मैं माननीय आप जितेंद्र जी, क्या मैं माननीय नायब सैनी जी से पूछ सकता हूं, क्या उन्होंने कभी सेक्शन 47A इंडियन स्टैंप एक्ट पढ़ा? अगर कोई प्रॉपर्टी महंगी बिक रही है और वो अंडर वैल्यूड है तो नोटिस दे दीजिए, नोटिस देके वो स्टैंप ड्यूटी रिकवर कर लीजिए। पर किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर महंगी बिकी है तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया और गुड़गांव को अपना मकान बना लिया, अपनी रिहाइश बना ली, पंजाबी समुदाय के हमारे भाइयों ने, धानक समाज के बहुत सारे हमारे साथी वहां रहते हैं, 5 या 6 धानक बस्ती हैं, वाल्मीकि और रविदासिया समाज के हमारे साथी वहां रहते हैं, सैनी समाज के वहां बहुत सारे साथी रहते हैं, वहां अग्रवाल समाज के हमारे बहुत सारे साथियों ने पूरे हरियाणा से जाकर गुड़गांव को आशियाना बनाया। उनका क्या कसूर है? हरियाणा का कोई व्यापारी, दुकानदार, पंजाबी, अग्रवाल 500 करोड़ के फ्लैट नहीं खरीद रहा, तो कोई दिल्ली से आके अगर खरीद रहा है, भैया प्लीज खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्राइवेट बिल्डर से खरीदना है खरीदो, आप इनको क्यों मार रहे हो गरीबों को? ये सवाल है। देखिए आदरणीय साथी, मैंने ये उदाहरण दिया, ज्यादातर शहरों और कस्बों में अगर आप देखेंगे, जो दीनदयाल के नाम पर जो कॉलोनियां काट रहे हैं, उनके भाजपा से घनिष्ठ संबंध है। कृपया करके सर्च करेंगे, आप तो खोजी पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं। सवाल ये है, इससे भी बड़ा है, हर बार जब आप कलेक्टरेट बढ़ाते हैं, हरियाणा में इस समय, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, मैजिक ब्रिक्स या किसी वेबसाइट पर, लगभग 10 करोड़ से 25 करोड़ स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल अंडर डेवलपमेंट है, अलग अलग शहरों में। जैसे ही आप कलेक्टर रेट बढ़ा देते हैं 20%, कम से कम ले लीजिए, तो उस फ्लैट की या प्रॉपर्टी की कीमत 20% चढ़ जाती है। तो अब अगर मुझे या आपको कोई फ्लैट लेना है, तो मुझे उसका 20% कीमत और अतिरिक्त चुकानी पड़ेगी। सरकार को तो 6 या 7% स्टैंप ड्यूटी मिली ना, पर लोगों को 20% कीमत ज्यादा देनी पड़ी। तो थोड़ा देखकर बढ़ाइए, इलाके देखकर बढ़ाइए, जो बहुत महंगे इलाके बढ़ा लीजिए, पर आम जनमानस पर, SC BC समाज पर, अग्रवाल पंजाबी समाज पर जब आप इस प्रकार का इस्टेब्लिश्ड कॉलोनी जो 100 साल से है, उनके कलेक्टर रेट बढ़ाकर बोझ डालते हैं, तो हरियाणा के साधारण व्यक्ति की कमर टूटती है।
वो फॉर्मूला कहाँ है? उनके दिमाग में है, किसी किताब में लिखा है, किसी आदेश में लिखा है, या उनके मन के अंदर बंद है? हमने तो कहीं देखा नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला। मैंने इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि एक प्रतिलिपि ये पंजाब के कानून की भी आपको भेजता हूं। हर प्रांत के अंदर जब आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं तो उसका तर्क है, मापदंड है और आधार है। तीन चीजें, तर्क है, मापदंड है, आधार है। जिला लेवल पर 10 अधिकारियों की एक कमेटी है, उसमें कलेक्टर भी है पर अकेले कलेक्टर नहीं है, उसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, पंचायती राज के अधिकारी हैं, हर जगह रेवेन्यू के अधिकारी हैं, उसमें फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी गण भी हैं, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। ये सब बैठकर फिर वहां लिखा हुआ मापदंड है। अगर आप वो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इतने फुट के बाद ये इजाफा होगा। हो सकता है कोई बहुत पुरानी कॉलोनी, ये 9 सेक्टर चंडीगढ़ बहुत पुराना है, पर यहां तो सब मकान पहले से बने हुए। किसी व्यक्ति को जरूरत होगी या किसी के परिवार में किसी बड़े की मृत्यु हो गई तो ही वो बेच कर जाता, नहीं तो जाता ही नहीं। तो जब वो बेच कर जाएंगे तो उन पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं आप? यहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी हो रही है। और गुड़गामा है, पंचकुला है, फरीदाबाद है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है, कैथल भी है, जींद, हिसार है। इन सब शहरों में लोग रिटायरमेंट के बाद गांव से आकर शहरों में बसते। इन सब लोगों पर जो एक फ्लैट, एक 200 गज का मकान, एक 100 गज का मकान, एक 400 गज का मकान बनाते हैं, उन सब पर ये बोझ क्यों डाल रहे हैं? बात इतनी। जी, मैंने बिल्कुल ये कहा कि उन्हें ये वापस, मैंने जब ये 10 सवाल समाप्त किए तो कहा कि मैं श्रीमान नायब सैनी जी से आग्रह करूंगा, हट धर्मिता छोड़ें, सत्ता की जिद छोड़ें, लोगों को लूटकर मुनाफा कमाने की जो ये एक तरीका है इसे छोड़ें, प्रणाली को बंद करें और ये सारे कलेक्टर रेट रोल बैक करें, इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और इनका ना कोई तर्क है, ना आधार है और ना इनका कोई औचित्य है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो खुद एक किसान हूं, पर उसके साथ साथ क्योंकि अपनी बात का अध्ययन करके ही आपके समक्ष रखता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, मेरे जैसे कई साथी जिनके पास और एविडेंस नहीं था वो लगा देते, देखो जी ये कलेक्टर रेट है, ये तो दे ही दो मुझे। तो उन्होंने कहा कभी भी कलेक्टर रेट का कागज को हम नहीं मानेंगे आपकी जमीन की वैल्यू का आकलन करने के लिए। तो जब वो आधार ही नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? इसे बोलते हैं एक चोरी, एक सीना जोरी, जो बीजेपी की सरकार कर रही है। वो बेवकूफ बनाने के लिए ये बात कह रहे हैं, पर ये बात ना तर्क संगत है ना कानून पर आधारित। जी, मुझे मालूम था आप घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, ये मैं निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पर मैं आपका जो आग्रह है वो माननीय हमारे प्रभारी महासचिव जो हैं बीके हरिप्रसाद जी, उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा और उन्हें बताऊंगा भी कि हमारे एक सजग पत्रकार ने ये अच्छा सुझाव दिया है, सकारात्मक तौर से लिया जाना चाहिए, और मैं उसी सकारात्मक तौर से लेके आपकी इस भावना को उन तक पहुंचाऊंगा। सब इसका निर्णय भी वही कर सकते हैं, क्योंकि संगठन का निर्णय राहुल गांधी जी खुद आए थे, वो प्रक्रिया जारी है। मुझे ये विश्वास है राहुल जी जब कोई बात कह देते हैं तो वो बात पूरी होती है। अगले फोर्टनाइट से कम में, 15 दिन से कम में, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं आपको कह दूं कि हाँ मैं अधिकृत हूं, पर जो प्रक्रिया कर रहे हैं बीके हरिप्रसाद जी और दूसरे साथी, मुझे लगता है अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर संगठन का गठन वो कर देंगे।
नहीं, देखिए 5, 7, 10 दिन 15 दिन आगे पीछे का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है। मुझे लगता है कि जल्द वो निर्णय कर देंगे। Well, he is not a member of Congress party. Why should I comment on his opinion? Somebody can have an opinion. आप भी ध्यान मत दीजिए। My advice to you is don't pay attention. उससे ध्यान भटकता है देश का। हाँ सर, हाँ, ये वसूली, मैंने जैसे आपको कहा, ये सैनी सरकार की वसूली की कवायद है। और जो गठजोड़ सरकार और शराब ठेकेदारों का था, जिसकी वजह से राजस्व को चूना लगा, उसे पूरा करने के लिए अब हरियाणा के आम जनमानस को लूटा जा रहा है। यही सच्चाई। धन्यवाद। आज एक अत्यंत लोगों की जिंदगी से जुड़ा, 2.5 करोड़ से अधिक हरियाणवियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अगर मैं उसको 2 या 3 लाइनों में उसका सार अगर बताऊं, तो कलेक्टर रेट की मार से जनता का पैसा गायब और वसूली वाली भाजपा सरकार है नायब। ये हरियाणा के लोग अब कलेक्टर रेट की मार पड़ने के बाद कह रहे हैं। कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से एक अनुमान यह है कि हरियाणा की जनता पर लगभग 5,000 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। जमीन महंगी, घर महंगे, फ्लैट महंगे, महंगाई 7वें आसमान पर। शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा है तो महंगाई है। दोस्तों, जनता से लूट, लोगों में फूट और 24 घंटे झूठ, ये भाजपा सरकार ने 11 साल से ये सब कर हरियाणा को कंगाली का कबूतर बनाकर रख दिया है। जनता से बिना किसी संवाद, बिना किसी चर्चा, बगैर किसी मापदंड, बगैर किसी तर्कपूर्ण आधार के 8 महीने में 2 बार हरियाणा में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी हो गई, बेतहाशा वृद्धि हो गई। ये नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन, तानाशाही और आर्थिक कुप्रबंधन का प्रमाण है। भाजपा ने साल 2022 तक सबको पक्का मकान देने का जुमला दिया था, लेकिन अब आम जनता पर वसूली और लूट का बोझ डालकर मेहनत की कमाई से मकान बनाना भी दूभर कर दिया है। मैं आप सब से और आपके दर्शकों और पाठकों से कहूंगा, क्या आज कोई नौकरी पेशा व्यक्ति, क्या आज कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति, क्या आज कोई छोटा दुकानदार या शहरी व्यक्ति ये सपना देख भी सकता है कि वो हरियाणा में गुड़गांवा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, इन सब इलाकों के अंदर, पंचकुला में, क्या वो अपना मकान बनाकर इज्जत से, ईमानदारी से रह सकता है? जवाब नहीं में मिलेगा। मकानों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, शहरी हो, नौकरी पेशा हो, अब उससे हाउस लोन जो लेता है बैंक से, उसकी ईएमआई भी नहीं दी जा रही, और ये आप सब हर रोज भुगतते हैं। कलेक्टर रेट बढ़ाकर उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। तो क्या आम हरियाणवी अब पूरी उम्र लोन देकर किस्त चुकाने के लिए है? मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी व उनकी सरकार खजाना भरने के नाम पर कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से, जैसे मैंने कहा, लगभग 5,000 करोड़ सालाना कमाने वाली है। एक तरफ तो साल 2025-26 में अगर बजट के डॉक्यूमेंट देखें
तो उसमें खुद नायब सैनी जी ने कहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से वो 16,555 करोड़ इस साल कमाने वाले हैं। पिछले साल यानी 24-25 में ये मात्र 14,000 करोड़ था। तो उन्होंने खुद ही मान लिया कि 2700 करोड़ तो वो अतिरिक्त लगाएंगे ही। पर अब एक्साइज माफिया और सरकार के जो गठजोड़, जिसका खुलासा मैं एक दिन बाद में आपसे करूंगा, जिसकी वजह से ठेकों की ऑक्शन ही नहीं हुई और सरकार के राजस्व को चूना लगाया गया है, अब उसकी भरपाई करने के लिए इस 2700 करोड़ में 2000 करोड़ का और यानी लगभग 5000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी पर कलेक्टर रेट बढ़ाकर स्टैंप ड्यूटी से वसूलने का प्लान है। यह सीधी सीधी बात है, यही खेल है। और यकायक ये जो कलेक्टर रेट बढ़ते हैं, इसमें सरकार और बिल्डरों का गठजोड़ भी है, क्योंकि आजकल सब भाजपाई और उनके चेले दीनदयाल आवास योजना हर शहर में बनाते और काटते आपको मिलेंगे। चेक कर लीजिए, पूरे हरियाणा का कोई शहर निकाल लीजिए, हर जगह भाजपाई दीनदयाल आवास योजना चला रहे हैं या काट रहे हैं। और बाकी के भी जो बिल्डर्स हैं, जैसे ही आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं, खड़े खड़े उन सब की प्रॉपर्टीज की कीमत उतनी और बढ़ जाती है, इजाफा हो जाता है। और आखिर में इसको भुगतता कौन है? जो फ्लैट लेगा, जो मकान लेगा, जो प्लॉट लेगा, आखिर में ये पैसा उसको देना पड़ता है। और यही नहीं, मैंने एक छोटा सा आंकलन और भी किया। पिछले 5 साल पहले 18-19 में, 11 साल पहले भी नहीं गया, मैंने इनके कलेक्टर रेट का डेटा निकाला और उसे अब जो 24 अभी 25-26 में जो कलेक्टर रेट लगाए गए हैं उससे कंपेयर करने की कोशिश की। तो ये पाया, और ये 100% मैं नहीं अभी किया है, पर लगभग 10-10, 12-12 सैंपल पिकअप किए अलग अलग शहरों के। ये 8 शहरों के सैंपल आपको भेज रहा हूं। 250-250% पिछले 5 साल में कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए। तो 5 साल में हरियाणा में 250% प्रॉपर्टी बढ़ गई। मैं आपको 2 या 3 पढ़कर बताता हूं। गुड़गांव को ले लीजिए, ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल सेक्टर, 18-19 में कलेक्टर रेट था 3,600 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब कलेक्टर रेट जो उन्होंने वेबसाइट पर लगाया है, हो सकता उससे भी ज्यादा हो, वो है 9,500 रुपया पर स्क्वायर फीट। यानी कितनी बढ़ोतरी हुई? 250% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। इन्होंने तो मंदिरों को भी नहीं बख्शा। कहते तो हैं हम धर्म का आदर करते हैं। रिलीजियस प्लेसेस यानी मंदिर के लिए जो जमीन अलॉट होती थी, 18-19 में उसकी कीमत थी 11,300 रुपया गज। अब कलेक्टर रेट कर दिया है 19,800 रुपया गज, यानी 70% तो वो भी बढ़ा दी। तो ना मंदिर को बख्शा, ना छोटे प्लॉट वाले को बख्शा, ना मकान वाले को बख्शा, ना फ्लैट वाले को बख्शा। और ये लगभग कहानी यही है। मैं एक और शहर का आपको उदाहरण देता हूं, वो फरीदाबाद। नचोली एक गांव है जो अब आबादी में आ गया है, जो वहां के रहने वाले साथी वो जानते हैं। वहां कलेक्टर रेट 18-19 में था 6,000 रुपया गज, आज है 14,000 रुपया गज, अब बढ़ाकर कर दिया। डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में लोग प्लॉट ले लेते थे, बहुत पुराना कटा हुआ, सबसे पुराना है, हमने भी बाद में बनाया था। वहां 18-19 में कलेक्टर रेट था 10,000 रुपया गज, इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 22,000 रुपया गज, 120% बढ़ोतरी। पिछले नचोली में थी 130%। भसकोला एक और गांव है जहां छोटे छोटे मजदूर या दूसरे मध्यम वर्गीय साथी या कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी मकान बना लेते। वहां भसकोला में रेजिडेंशियल रेट था 6,000 रुपया गज 18-19 में, अब हो गया 12,500 रुपया गज, यानी 110% का इजाफा 5 साल में। एक और छोटा सा गांव है भूपानी, फरीदाबाद में, वहां 18-19 में कलेक्टर रेट था 6500 रुपया गज, अब हो गया 14,000 रुपया गज, यानी 110% का इजाफा। मेहवतपुर, हो सकता मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो,
6,000 रुपया गज 18-19 में था, अब हो गया 12,500 रुपया गज, 110%। और ये मैं लिस्ट आपको भेज रहा हूं। अब फरीदाबाद भी छोड़ दीजिए, एक करनाल का सैंपल बताता हूं। मॉडल टाउन तो खट्टर साहब खुद रहते थे वहां, उसके साथ ही, और शायद अभी भी उसके आसपास ही रहते। मॉडल टाउन में 18-19 में कलेक्टर रेट था 23,000 रुपया गज करनाल में, अब हो गया 55,000 रुपया गज, 240% का इजाफा। सुभाष कॉलोनी एक साधारण हमारे पाकिस्तान से जो पंजाबी भाई आए उनकी कॉलोनी, मैंने सोचा शायद उसको तो बख्श देंगे सैनी साहब। 20,000 रुपया गज था 18-19 में करनाल की सुभाष कॉलोनी में, अब हो गया 38,000 रुपया गज, 90% से ज्यादा का इजाफा। एक शहर और बताकर फिर मैं बंद कर दूंगा क्योंकि आपका समय नहीं लेना चाहता। अंबाला में मैं देख रहा था, मॉडल टाउन अंबाला सिटी सबसे पुराना है, हम तो बच्चे हैं जब से जाते थे। वहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कलेक्टर रेट 18-19 में था 7500 रुपया, अब हो गया 38,500, यानी लगभग 500% का इजाफा। बैठक सोसाइटी है वहां एक रेजिडेंशियल, वहां 13,000 रुपया था 18-19 में, अब हो गया 42,000 रुपया, 310% इजाफा। यही बाकी कॉलोनीज की कहानी है। और अगर आप और थोड़े छोटे शहरों पे जाए, हिसार का मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, भेज रहा हूं, 100% का इजाफा है। पंचकुला का एक पूरा मुझे डेटा मिला नहीं, पर जो मिला मैं कुछ गांव का भेज रहा हूं। कैथल और जींद का आपको भेज रहा हूं, पानीपत का आपको भेज रहा हूं। काफी है, आप चार्ट देख लेंगे तो वही 100%, 90%, 80%, 150%, ये औसत है पिछले 5 साल की। साथियों, मेरा आपसे और आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पाठकों से इतना ही कहना है, हम मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी और भाजपा सरकार से 10 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, भाजपा सरकार कलेक्टर रेट में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर हरियाणा के नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, आम शहरी पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? अगर सैनी साहब कहेंगे 5,000 करोड़ नहीं है तो कृपया आगे आए और बताएं वो कितने हजार करोड़ है, क्योंकि मैंने ही दिखा दिया आपको 14,000 से 16,555 करोड़, तो लगभग 2,600 करोड़ तो वो लगाने ही वाले थे, और ये 20% वही मान रहे हैं कि इजाफा और हुआ। क्या ये सही नहीं कि हाल में बिजली दरों में भी 5,000 करोड़ बढ़ाए थे? मैंने जो रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आपको दिखाई थी यहीं पर इसी मंथ से, तो 5,000 करोड़ बिजली के बढ़ा दिए, 5,000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी के बढ़ा दिए। भैया हरियाणा के लोग कहां जाएं? दूसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि कल उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वो ये शाम को, और उसमें बड़े आंकड़ों की हेराफेरी की कोशिश की, और उसमें ये कहा कि जो बढ़ोतरी है वो 10-15% से 50% तक की है। ये चार्ट उसके पन्ने 2 पर मैं पढ़ रहा हूं, ये था। तो अगर आप यही सही मान लो तो औसत 25% हो गई ना, 10 से 50% की औसत 25 मान लो, वैसे 30 हो जाएगी पर 25 ही मान लो आप। तो अगर 16,555 करोड़ आप कमाने वाले थे स्टैंप ड्यूटी से, और आपने 25% औसतन इजाफा उसमें कर दिया, तो वो राशि ही 4,139 करोड़ बनती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 5,000 करोड़ का बोझ है। तो ये बोझ क्यों? तीसरा सवाल, ये तो सीधा अपना अग्रवालों वाला हिसाब है बंसल साहब। क्या भाजपा सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति की पहली लाइन में यह नहीं स्वीकार लिया कि कलेक्टर रेट 1 साल में 1 बार बढ़ाए जाएंगे? तो मैं पूछ रहा हूं फिर 8 महीने में 2 बार क्यों बढ़ा दिए भैया? एक 1 दिसंबर 2024 से, एक 1 अगस्त 2025 से। तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति की तो पहली लाइन ही झूठी है। चौथा सवाल, क्या हाल में ही नायब सैनी सरकार ने बजरी, रेती और रोड़ी के दाम नहीं बढ़ाए? रॉयल्टी में 100, 200, 200, 300, 300% इजाफा नहीं किया? क्या सीमेंट, स्टील और ईंट के दाम
भाजपा की केंद्र और हरियाणा की सरकारों में पिछले 5 साल में 200% से 300% नहीं बढ़ गए? क्या बार बार इनके ऊपर कलेक्टर रेट बढ़ाकर नायब सैनी सरकार और भाजपा आम शहरी व्यक्ति का अपने घर का खुद मालिक बनने के सपने को नहीं तोड़ रही? 5वां सवाल, मैंने आपको ये सारा चार्ट अभी दिखाया, ये रहा। तो क्या भाजपा सरकार 5 साल में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी का आकलन करे तो ये 50% से लेकर 250% तक आता है, 300% तक भी आता है। तो क्या बार बार कलेक्टर रेट बढ़ाकर और 2 गुना, 1.5 गुना, 50%, 90%, 300% रेट बढ़ाकर आप साधारण व्यक्ति के घर के मालिक बनने के सपने को चकनाचूर नहीं कर रहे? अगला सवाल, भाजपा सरकार ने इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कह दिया कि रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के किसान रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज अखबार में आपने सबने छापा भी। क्या भाजपा सरकार द्वारा यह कहना अपने आप में बेतुका नहीं कि कलेक्टर रेट किसानों की मांग पर बढ़ाए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 12 बार से अधिक ये निर्णय करके नहीं कहा कि कलेक्टर रेट किसान की जमीन की अधिग्रहण की कीमत के आंकलन का आधार ही नहीं हो सकता? तो भैया, जब मेरी जमीन की अधिग्रहण हुई जमीन की वैल्यू आंकने का आधार ही कलेक्टर रेट नहीं हो सकता, तो क्यों हमें मंडकर लोगों पर बोझ डाल रहे हो? और वो कौन सी जमीन है 40-40, 50-50 साल पुराने बसे शहरों में किसान की, जो अब आप एक्वायर कर रहे हो? क्योंकि आप तो गरीबों की बस्तियों, मध्यम वर्ग की बस्तियों, पाकिस्तान से आए हमारे पंजाबी भाई, हमारे अग्रवाल भाई, छोटे छोटे दुकानदार साथी, उन पर ये बोझ डाल रहे। वहां कौन सी खेती की जमीन है ही नहीं। अगला सवाल, 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि हर बार जब आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं तो प्रदेश में महंगाई और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और महंगाई दोनों बढ़ते हैं साथ साथ? क्योंकि जब हर बार कलेक्टर रेट बढ़ता है तो बिल्डर प्लॉट की कीमत बढ़ाता है, बिल्डर जो है वो फ्लैट की कीमत बढ़ाता है, बिल्डर मकान की कीमत बढ़ाता है। और क्या कलेक्टर रेट बढ़ाने का आखिरी बोझ केवल और केवल कंज्यूमर यानी साधारण शहरी पर नहीं पड़ता? 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि 11 वर्षों में भाजपा ने पंचकुला से लेकर और गुड़गांव तक, सरसा से लेकर और नारनौल तक हरियाणा के शहरों और कस्बों को कूड़ेदान और फ्लोटिंग सिटी में बदल दिया है? क्या हरियाणा में चारों ओर आवारा जानवर, सड़कों में गड्ढे, कूड़ा करकट के बदबूदार ढेर, चौतरफा फैला सीवरेज और पानी में तैरती सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ? आप हर रोज दिखाते हैं। जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है और सरकार इसमें फेल हो गई है तो कलेक्टर रेट क्यों बढ़ा रहे हो? पहले सुविधाएं दीजिए, फिर सोचिए। 9वां सवाल, क्या नायब सैनी सरकार यह बताएगी कि बार बार कलेक्टर रेट बढ़ाने का आधार क्या है, तर्क क्या है, मापदंड क्या है? मैंने कोशिश की है जानने की कि बाकी हिंदुस्तान में क्या होता है। तो हमारे पड़ोसी प्रांत सबसे पहले पंजाब में ही देखा, उन्होंने बाकायदा अपने स्टैंप रूल्स को अमेंड कर दिया और वहां रूल 3A ऐड किया। उसमें एक कमेटी बनाई 9 अधिकारियों की और लगभग 22 मापदंड और तर्क बनाए कि ये कमेटी इन तर्कों और मापदंडों पर आकलन करेगी और तब रेट बढ़ाने का निर्णय करेगी। मैंने दिल्ली में देखने की कोशिश की, वहां भी यही है। जब सब प्रांतों ने ये कानून, तर्क, मापदंड, आधार बना रखा है तो तर्क विहीन तरीके से केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए नायब सैनी जी कलेक्टर रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? और 10वां और आखिरी सवाल, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि क्या कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी
दीनदयाल आवास योजना और कॉलोनियां काट रहे भाजपाइयों को पैसा कमवाने का साधन है, क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ते ही उनके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमतें भी 20%, 30%, 40% अपने आप बढ़ जाएंगी और वो पैसा कमाकर चांदी कूटेंगे। तो सैनी साहब को ये बढ़ोतरी फौरन वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोक विरोधी है, जन विरोधी है। और सरकार का ये कहना कि वो गरीबों के हक में काम कर रहे हैं, असल में वो साधारण व्यक्ति का अपने मकान का मालिक बनने का जिंदगी में एक बार उस सपने को धराशाही कर रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में इसके लिए श्रीमान नायब सैनी का नाम लिखा जाएगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। ये कागजात मैं आपको भेज रहा हूं। केवल अगर बयानबाजी से काम चल सकता तो एक अलग बात थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक बहुत ही साधारण गरीब कॉलोनी है। गुड़गांव तो वैसे सारा महंगा है, चप्पा चप्पा 1-1 इंच। मैं इसलिए उसका नाम लिख दिया, महावीरपुरा। वो भी छोड़ दीजिए और नीचे आ जाइए। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स जो हैं सेक्टर 104 से 115, वो सबसे साधारण नौकरी पेशा क्लास सी क्लास बी का एम्प्लॉय लेने लग रहा है गुड़गांव में, जो उधर सेटल होना चाहता है, जो दक्षिणी हरियाणा या गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद का। 104 से 115 बिल्कुल आखिर वाले सेक्टर है। वहां लाइसेंस कॉलोनी में फ्लैट का रेट था 2018-19 में 3000, वो अब 4200 हो गया। हुड्डा में अगर कोई फ्लोर लेना चाहे रेट था 5500, वो 7800 हो गया। महावीरपुरा एक पुरानी कॉलोनी है, बहुत गरीब बसी हुई साधारण लोगों की, 30,000 था, वो 44,100 हो गया। मेरा ये कहना है कि आप इस प्रकार से 50%, 60%, 70%, 100%, 200%, 300% पिछले 5 साल में जो आप रेट बढ़ा रहे हैं, आखिर में ये इन घरों को और अपना घर लेने के सपने को आम जनमानस से दूर कर रहा है। और पैसा कमाना, राजस्व कमाना एक बात है, पर लोगों अगर सरकार वसूली गैंग बन जाए, एक तरफ तो माफिया है वो वसूली करता है, पर यहां तो सरकार जो है लीगली सैंक्शन लूट थ्रू स्टैंप ड्यूटी, वो एक अधिकृत लूट कर रहे हैं, वसूली गैंग बन गई। क्या मैं माननीय आप जितेंद्र जी, क्या मैं माननीय नायब सैनी जी से पूछ सकता हूं, क्या उन्होंने कभी सेक्शन 47A इंडियन स्टैंप एक्ट पढ़ा? अगर कोई प्रॉपर्टी महंगी बिक रही है और वो अंडर वैल्यूड है तो नोटिस दे दीजिए, नोटिस देके वो स्टैंप ड्यूटी रिकवर कर लीजिए। पर किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर महंगी बिकी है तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया और गुड़गांव को अपना मकान बना लिया, अपनी रिहाइश बना ली, पंजाबी समुदाय के हमारे भाइयों ने, धानक समाज के बहुत सारे हमारे साथी वहां रहते हैं, 5 या 6 धानक बस्ती हैं, वाल्मीकि और रविदासिया समाज के हमारे साथी वहां रहते हैं, सैनी समाज के वहां बहुत सारे साथी रहते हैं, वहां अग्रवाल समाज के हमारे बहुत सारे साथियों ने पूरे हरियाणा से जाकर गुड़गांव को आशियाना बनाया। उनका क्या कसूर है? हरियाणा का कोई व्यापारी, दुकानदार, पंजाबी, अग्रवाल 500 करोड़ के फ्लैट नहीं खरीद रहा, तो कोई दिल्ली से आके अगर खरीद रहा है, भैया प्लीज खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्राइवेट बिल्डर से खरीदना है खरीदो। आप इनको क्यों मार रहे हो गरीबों को? ये सवाल है। देखिए आदरणीय साथी, मैंने ये उदाहरण दिया,
ज्यादातर शहरों और कस्बों में अगर आप देखेंगे, जो दीनदयाल के नाम पर जो कॉलोनियां काट रहे हैं, उनके भाजपा से घनिष्ठ संबंध है। कृपया करके सर्च करेंगे, आप तो खोजी पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं। सवाल ये है, इससे भी बड़ा है, हर बार जब आप कलेक्टरेट बढ़ाते हैं, हरियाणा में इस समय, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, मैजिक ब्रिक्स या किसी वेबसाइट पर, लगभग 10 करोड़ से 25 करोड़ स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल अंडर डेवलपमेंट है, अलग अलग शहरों में। जैसे ही आप कलेक्टर रेट बढ़ा देते हैं 20%, कम से कम ले लीजिए, तो उस फ्लैट की या प्रॉपर्टी की कीमत 20% चढ़ जाती है। तो अब अगर मुझे या आपको कोई फ्लैट लेना है, तो मुझे उसका 20% कीमत और अतिरिक्त चुकानी पड़ेगी। सरकार को तो 6 या 7% स्टैंप ड्यूटी मिली ना, पर लोगों को 20% कीमत ज्यादा देनी पड़ी। तो थोड़ा देखकर बढ़ाइए, इलाके देखकर बढ़ाइए। जो बहुत महंगे इलाके बढ़ा लीजिए, पर आम जनमानस पर, SC BC समाज पर, अग्रवाल पंजाबी समाज पर जब आप इस प्रकार का इस्टेब्लिश्ड कॉलोनी जो 100 साल से हैं, उनके कलेक्टर रेट बढ़ाकर बोझ डालते हैं, तो हरियाणा के साधारण व्यक्ति की कमर टूटती है। वो फॉर्मूला कहां है? उनके दिमाग में है, किसी किताब में लिखा है, किसी आदेश में लिखा है, या उनके मन के अंदर बंद है? हमने तो कहीं देखा नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला। मैंने इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि एक प्रतिलिपि ये पंजाब के कानून की भी आपको भेजता हूं। हर प्रांत के अंदर जब आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं, तो उसका तर्क है, मापदंड है और आधार है। 3 चीजें, तर्क है, मापदंड है, आधार है। जिला लेवल पर 10 अधिकारियों की एक कमेटी है, उसमें कलेक्टर भी है, पर अकेले कलेक्टर नहीं है। उसमें PWD के अधिकारी हैं, पंचायती राज के अधिकारी हैं, हर जगह रेवेन्यू के अधिकारी हैं, उसमें फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी गण भी हैं, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। ये सब बैठकर फिर वहां लिखा हुआ मापदंड है। अगर आप वो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इतने फुट के बाद ये इजाफा होगा। हो सकता है कोई बहुत पुरानी कॉलोनी, ये 9 सेक्टर चंडीगढ़ बहुत पुराना है, पर यहां तो सब मकान पहले से बने हुए हैं। किसी व्यक्ति को जरूरत होगी या किसी के परिवार में किसी बड़े की मृत्यु हो गई तो ही वो बेचकर जाता, नहीं तो जाता ही नहीं। तो जब वो बेचकर जाएंगे तो उन पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं आप? यहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी हो रही है। और गुड़गांवा है, पंचकुला है, फरीदाबाद है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, रोहतक है, कैथल भी है, जींद, हिसार है। इन सब शहरों में लोग रिटायरमेंट के बाद गांव से आकर शहरों में बसते। इन सब लोगों पर जो एक फ्लैट, एक 200 गज का मकान, एक 100 गज का मकान, एक 400 गज का मकान बनाते हैं, उन सब पर ये बोझ क्यों डाल रहे हैं? बात इतनी। जी, मैंने बिल्कुल ये कहा कि उन्हें ये वापस, मैंने जब ये 10 सवाल समाप्त किए तो कहा कि मैं श्रीमान नायब सैनी जी से आग्रह करूंगा, हट धर्मिता छोड़े, सत्ता की जिद छोड़े, लोगों को लूटकर मुनाफा कमाने की जो ये एक तरीका है, इसे छोड़े, प्रणाली को बंद करें और ये सारे कलेक्टर रेट रोल बैक करें, इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और इनका ना कोई तर्क है, ना आधार है और ना इनका कोई औचित्य है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो खुद एक किसान हूं, पर उसके साथ साथ क्योंकि अपनी बात का अध्ययन करके ही आपके समक्ष रखता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है,
मेरे जैसे कई साथी जिनके पास और एविडेंस नहीं था वो लगा देते, देखो जी ये कलेक्टर रेट है, ये तो दे ही दो मुझे। तो उन्होंने कहा कभी भी कलेक्टर रेट का कागज को हम नहीं मानेंगे आपकी जमीन की वैल्यू का आकलन करने के लिए। तो जब वो आधार ही नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? इसे बोलते हैं एक चोरी, एक सीना जोरी जो बीजेपी की सरकार कर रही है। वो बेवकूफ बनाने के लिए ये बात कह रहे हैं, पर ये बात ना तर्क संगत है ना कानून पर आधारित। जी, मुझे मालूम था आप घूम फिर कर वहीं पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, ये निर्णय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पर मैं आपका जो आग्रह है वो माननीय हमारे प्रभारी महासचिव जो हैं बीके हरिप्रसाद जी, उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा और उन्हें बताऊंगा भी कि हमारे एक सजग पत्रकार ने ये अच्छा सुझाव दिया है, सकारात्मक तौर से लिया जाना चाहिए, और मैं उसी सकारात्मक तौर से लेके आपकी इस भावना को उन तक पहुंचाऊंगा। सब इसका निर्णय भी वही कर सकते हैं, क्योंकि संगठन का निर्णय राहुल गांधी जी खुद आए थे, वो प्रक्रिया जारी है। मुझे ये विश्वास है राहुल जी जब कोई बात कह देते हैं तो वो बात पूरी होती है। अगले फोर्टनाइट से कम में, 15 दिन से कम में, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं आपको कह दूं कि हाँ मैं अधिकृत हूं, पर जो प्रक्रिया कर रहे हैं बीके हरिप्रसाद जी और दूसरे साथी, मुझे लगता है अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर संगठन का गठन वो कर देंगे। नहीं, देखिए 5, 7, 10 दिन 15 दिन आगे पीछे का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है। मुझे लगता है कि जल्द वो निर्णय कर देंगे। Well, he is not a member of Congress party. Why should I comment? आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्लिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।